दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं होम लोन के बारे में, सैलरीड अकाउंट में क्रेडिट और कैश सैलरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एलिजिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, टाइप ऑफ कस्टमर के बारे में बात कर चुके हैं, सैलरीड अकाउंट क्रेडिट के बारे में बात कर चुके हैं, कैश सैलरी के बारे में बात कर चुके हैं, कॉप्लिकेंट के बारे में बात कर चुके हैं और एलिजिबिलिटी उनका चेक कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी होम लोन के इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि लोगों का जो मूलभूत आवश्यकता होती है, आपने सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान, यानी मकान जो है लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और कस्टमर की इनकम है तो ज़रूर होम लोन लेने की कोशिश करेगा और उनको होम लोन करा के आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिस सेगमेंट के बारे में आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है सेल्फ एम्प्लॉयड को आप लोन कैसे दे सकते हैं, यानी जो अपना व्यवसाय करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनको आप लोन कैसे दे सकते हैं। क्योंकि आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर यही केस मिलने वाले हैं, क्योंकि सैलराइड केस पर बैंकों की नज़र होती है, उनका सैलरी अकाउंट होता है। तो सैलराइड केस जो है ज़्यादातर बैंक करती है और आपके हिस्से में ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों को लोन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और इन चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहली बात मिनिमम एज, यानी आप जिसको लोन देना चाहते हैं उसका एज जो है कम से कम 23 साल कंप्लीट होना चाहिए, यानी 23 साल से कम है तो आप उनको होम लोन नहीं दे सकते। दूसरा मैक्सिमम एज उनका 75 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि जब टेन्योर देते हैं, क्योंकि जो होम लोन होता है मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए होता है, तो हम उसी एज के हिसाब से उनका टेन्योर यानी कितने साल के लिए हम दे सकते हैं वो डिसाइड करते हैं। और मिनिमम एज कितना, मिनिमम 3 साल का इनको क्या होना चाहिए, बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा चीज़ बिजनेस प्रूफ इनके पास होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आप इस फील्ड में नए हैं, आपने इससे पहले होम लोन नहीं किया और आप इस फील्ड में नए हैं, तो आप सोचते होंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या बताना है, कैसे याद रखेंगे। तो पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपको 4 बातें ध्यान रखनी है, उसी पे से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को बताना है। बहुत ही साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं। ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। कौन है कस्टमर, कहाँ रहता है, क्या करता है या क्या कमाता है और क्या बचाता है। यानी कौन है कस्टमर, मतलब उसके बारे में आप सिंपल अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। कौन है कस्टमर यानी आईडी प्रूफ, किसी को भी अगर जानना हो हमें तो कैसे पहचानेंगे, उसके आईडी प्रूफ से, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से। तो कौन है कस्टमर यानी आईडी प्रूफ आ गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड। दूसरा कहाँ रहता है कस्टमर यानी रेसिडेंशियल प्रूफ, जैसे कि अगर भाड़े पे रहता है, पिछले वीडियो में डिस्कस कर सके हम लोग कि रेसिडेंशियल कितने प्रकार के होते हैं। आप आई बटन में लिंक होगा, दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा या देख लीजिएगा उसे, ठीक है। तो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर का लाइट बिल अगर भाड़े पे है, नहीं तो आधार कार्ड पे अगर एड्रेस है वही एड्रेस है तो वो ले लेंगे, पासपोर्ट है तो वो ले लेंगे, अलॉटमेंट लेटर है तो वो ले लेंगे, अगर खुद के नाम पर घर है तो लाइट बिल ले लेंगे। आएगा समझ में। तो ये हम रेसिडेंशियल प्रूफ ले लेंगे। उसके बाद क्या 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 है, क्या करता है कस्टमर या क्या कमाता है। अब कस्टमर क्या करता है या क्या कमाता है, यानी उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि वो जैसे बिजनेस कर रहा है तो आप कैसे पता करेंगे, बिजनेस प्रूफ ले लेंगे। क्या कमाता है उसमें क्या ले लेंगे, आप 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या लेंगे। क्या करता है तो उसमें आपने बिजनेस प्रूफ ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कोई चप्पल जूते का अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका आप गुमास्ता लाइसेंस ले लिए, जीएसटी ले लिए, जिससे पता चल गया, जिसपे लिखा है कि ये इन चीज़ का व्यवसाय करते हैं। या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई बिजनेस प्रूफ आपने ले लिया। उसके बाद इनकम प्रूफ में आपने क्या लिया, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। और ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में कम से कम 6 महीना से 1 साल का गैप होना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद क्या बचाता है कस्टमर, तो 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे आप कितने साल का बैंकिंग लेंगे, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लेंगे।
यानी अगर मैं आज किसी कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट मांगूँ तो मुझे आज अगस्त चल रहा है तो मुझे सितंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों कौन है कस्टमर, इससे हम जानने के लिए उसका केवाईसी ले लेंगे, यानी पैन कार्ड आधार कार्ड ले लेंगे, कहाँ रहता है उसके लिए रेसिडेंस प्रूफ ले लेंगे, क्या करता है कस्टमर या क्या कमाता है, क्या करता है तो उसके लिए बिजनेस प्रूफ ले लेंगे। एक बात याद रखिए, जो भी आप कस्टमर को बताएगा कि मैं ये बिजनेस करता हूँ उसके लिए हम लोगों को एविडेंस लगता है। जैसे आधार उद्यम हो गया, ये भी एक बिजनेस प्रूफ है, तो आधार उद्यम होगा, हम वो भी ले सकते हैं। क्या कमाता है उस पर उसका इनकम प्रूफ में ले लेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ले लेंगे, और क्या बचाता है उसके लिए बैंक का स्टेटमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, याद करने हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए और एक एक टॉपिक याद रखिए। अब हम इसको ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। अब हम इसको ब्रीफली समझेंगे इस तरीके से। दोस्तों बिजनेस मैन यानी सेल्फ एम्प्लॉयड को अगर लोन देते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। बाकी सब तो सेम होता है, लेकिन इसमें होता है बिजनेस प्रूफ, और दूसरा होता है इनकम प्रूफ। तो बिजनेस प्रूफ पे आप क्या क्या ले सकते हैं ये ध्यान से देख लीजिएगा। पहला है आधार उद्यम, जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर फूड लाइसेंस हो गया, अगर फूड का बिजनेस करता है, घुमासा लाइसेंस, इस तरह से जो भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज बिजनेस प्रूफ है वो हम लेंगे, ठीक है। और इनकम प्रूफ में यहाँ पर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, उसको बारीकी से समझिए कि किस तरह से आपको लेना है, क्या क्या लेना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नॉर्मल प्रोफाइल वाले कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक होता है एक्नॉलेजमेंट। पहला पेज होता है एक्नॉलेजमेंट कॉपी, यानी सरल पेज, हिंदी में इसको कहते हैं सरल पेज। दूसरा कंपटीशन ऑफ इनकम। तीसरा पीएनएल अकाउंट। चौथा बैलेंस शीट। तो आप किसी को भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स मांगेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट कॉपी होना चाहिए यानी सरल पेज, कंपटीशन ऑफ इनकम होना चाहिए, पीएनएल अकाउंट होना चाहिए, और बैलेंस शीट। नॉर्मल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ये सब होना चाहिए। और इसके साथ इसमें क्या होना चाहिए, सीए सर्टिफाइड और यूडीआईएन नंबर। यूडीआईएन नंबर के साथ सीए स्टैंप और साइन करके दे देता है कि उन्होंने ये आईटी फाइल किया है, ओरिजिनल है, वेरीफाइड है, तो हम उसको प्रोसीड कर लेंगे। ये इसलिए बताया ताकि आप इसे समझ सके। आई बात समझ में? इसीलिए इसी डिटेल्स में बताना चाहता था, तो अलग से मैंने लिख दिया कि इनका जो आप आईटीआर मांगेंगे, चाहे वो 3 साल का लीजिए चाहे 2 साल का लीजिए, पर ये आपको चीज़ लगेंगे। आई बात समझ में? चलो कीजिए। तो देखिए इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका, ये अप्लीकेंट का होता है वो फोटो पासपोर्ट साइज,
विजिटिंग कार्ड कस्टमर का, कोई बिजनेस करता है तो उनके पास एक बिजनेस कार्ड होता है वो, और कंपनी प्रोफाइल। ये क्यों लेते हैं? आप अपने बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंपनी प्रोफाइल यानी कंपनी क्या करती है, कब बिजनेस शुरू किया उन्होंने, वो क्या सेल करते हैं, ये सारी डिटेल्स कंपनी प्रोफाइल में आते हैं। तो आपको एक उनसे कंपनी प्रोफाइल लेना है ताकि अपने केस को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें सबसे पहले कोई भी होम लोन आप लेते हैं तो इसमें एप्लीकेंट होता है, दूसरा होता है को एप्लीकेंट। ये मैंडेटरी है। एप्लीकेंट और कोएप्लीकेंट ज़्यादातर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एप्लीकेंट के साथ जो कोएप्लीकेंट होता है वो ब्लड रिलेटिव होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे, भाई भाई, इस तरह के एप्लीकेंट कोएप्लीकेंट होते हैं। और अगर हमारा लोन ये एप्लीकेंट के प्रोफाइल पे बैठ रहा है यानी हो रहा है, जितना उनको लोन चाहिए वो हम इस एप्लीकेंट के प्रोफाइल पे दे पा रहे हैं, तो कोएप्लीकेंट का हम क्या लेंगे? सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और रिलेशन प्रूफ। अगर ये कोएप्लीकेंट उनसे अलग रहता है, कहीं और रहता है, तो लेंगे एड्रेस प्रूफ। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके जो आपने जिसका फाइल उठाया है, आप जिसको होम लोन देना चाहते हैं, उसके प्रोफाइल पे यानी उसके बिजनेस पे, उसके इनकम पे ये लोन नहीं बैठ रहा है, आप उसको लोन उतना नहीं दे सकते, तब हम कोएप्लीकेंट के इनकम में क्या करते हैं? देखते हैं, कोएप्लीकेंट देखते हैं, उसका इनकम देखते हैं। मान लीजिए कोएप्लीकेंट भी बिजनेस कर रहा है तो जो प्रूफ हमने इनका लिया सेम वही प्रूफ हम इनका भी लेंगे। अगर कोएप्लीकेंट जॉब करता है तो हम जो प्रूफ सैलराइड का लेते थे वही प्रूफ हम इनका लेंगे और अटैच करके इनको लोन देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, यानी हम बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड को किस तरह से हम लोन देंगे। तो अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप इनको कितना फंडिंग कर सकते हैं, कितना होम लोन दे सकते हैं, कैसे बताएंगे। अलग अलग बैंकों के अलग अलग पॉलिसी होती है। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टैंडर्ड पॉलिसी बता रहा हूँ, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। और एक ही प्रोडक्ट बता रहा हूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन यानी नेट पैड पे हम बता रहे हैं कि नेट प्रॉफिट पे आप कैसे बताएंगे। इसके अलावा लीप होता है, यानी कस्टमर मान लीजिए आईटी फाइल करता है, आईटी फाइल पे इनकम नहीं दिखाता है, तो हम लिक्विड इनकम यानी उनका कैश ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, कैश में सेल कितना हो रहा है, उसमें मार्जिन कितना है, उस हिसाब से हम उसको फंडिंग कर सकते हैं। लो एलटीवी यानी प्रॉपर्टीज का वैल्यू समझो 1 करोड़ का है, कस्टमर को 40 लाख ही चाहिए, तो बैंक को अगर मार्जिन ज़्यादा है तो वो लो एलटीवी में फंडिंग कर देगा। ठीक है। और उससे क्यों फंडिंग करेगा? क्योंकि अगर वो 60 लाख 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 60 लाख खुद के पैसे से दे रहा है, इसका मतलब कस्टमर के पास पैसा है, पैसा अर्न करना है, तभी उसने सेविंग कर रखा है। आई बात समझ में? तो उसको उस हिसाब से फंडिंग कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कभी कभी बैंक क्या करती है, मान लीजिए किसी ने कोई टर्नओवर करता है कोई कंपनी, उसमें मार्जिन उसने 5% दिखाया, और जो बैंक लोन देते हैं उनको पता होता है कि इस इंडस्ट्री, मान लीजिए कपड़े की इंडस्ट्री में किसी ने 15% मार्जिन दिखाया, तो उनको पता होता है कि उसमें 30% मार्जिन है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो बताते हैं। और एक चीज़ कि ग्रॉस प्रॉफिट इनकम टैक्स रिटर्न में कस्टमर ने दिखाया 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअल सेल्स ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वो उसका एलिजिबिलिटी बैठाते हैं। तो दोस्तों इतने शॉर्ट वीडियो में ये सारे डिटेल में बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझिए। ठीक है। और धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसमें कभी ब्रीफली हम वीडियो बना देंगे। तो नॉर्मल कैलकुलेशन क्या करते हैं, आप जब इनकम टैक्स देखेंगे तो उसमें सरल पेज पे या पीएनएल अकाउंट में लास्ट में नेट प्रॉफिट होता है, या सरल पेज में लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो 2 साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। समझ जाइए कि 2 साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, समझो कि 2 लाख रुपया। ठीक है। अब 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? 24 से। तो इसको 1 लाख कर देते हैं आराम से समझने के लिए, समझ 2 लाख ही लेने देंगे।
ठीक है, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको एक आराम से 24, इसको 24 लाख कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो 24 से अगर 24 लाख को डिवाइड करेंगे यानी 1 लाख रुपया उसको मंथली इनकम आ गया। महीने का इनकम कितना आ गया, 1 लाख। ये इसलिए किया ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब मंथली इनकम कितना आ गया, 1 लाख रुपया। अब सैलरीड में जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, FR इसको लेंगे, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो इसका कितना लेंगे, 70% तक। तो 1 लाख का 70%, 70,000 रुपीज़ हमने क्या कर लिया, इसको FR ले लिया कि 70,000 का हम इसको EMI दे सकते हैं। क्यों 70% लिया, क्योंकि ये बिजनेस करता है। बहुत सारे कैटेगरिया होती है, बहुत सारे इसके पॉइंट्स होते हैं जिससे ये FR बढ़ा सकते हैं हम लोग। बिजनेस करता है, अच्छा खासा धंधा है, ठीक है, एडिशनल पैसा कमा रहा है, तो हमने FR इसको क्या किया, 70%, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 100% भी लेते हैं। तो 70,000 ले लिया, लेस ऑब्लिगेशन। अगर कोई लोन उसका चल रहा है तो अब उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लीजिए इसमें 10,000 कोई अभी लोन ले रखा है, कस्टमर ने भर रहा है, तो 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचा, 60,000। यानी अभी हम कस्टमर को कितना EMI दे सकते हैं, 60,000 का। तो 60,000 हम कितना लोन दे पाएंगे, मान लीजिए 1,00,000 रुपया पर लाख EMI है। कैसे पता चला, EMI कैलकुलेटर से। और EMI कैलकुलेटर के बारे में एक बार फिर से बता दूं, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से EMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना है। जब भी आपको किसी को लोन अमाउंट बताना होगा, आपको क्या करना है, उसमें जाना है प्ले स्टोर में, सॉरी EMI कैलकुलेटर में, लोन अमाउंट में 1 लाख डालना है। फिर आपको पता करना है कि आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं। आप उस बैंकर को पूछेंगे जहाँ पे आप फाइल लॉगिन करना चाहते हो, वो भी बता देगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए। टेन्योर यानी कितने साल के लिए आप दे सकते हैं उसको लोन। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, कस्टमर का एज, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर का एज है 40 साल। बिजनेसमैन 75 ईयर तक दे सकते हैं, यानी 50, 60, 70 यानी 35 साल होता है। तो आराम से हम लोग कितने साल के लिए दे सकते हैं, 30 ईयर्स के लिए दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 30 साल टेन्योर में डालेंगे तो हमको पर लाख EMI आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 60 को क्या करेंगे, 1,000, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो हम लोग कितना आ गया, 60, कितना दे पाएंगे हम लोग, 60 लाख। आई बात समझ में, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो आप कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन देना चाहते हैं तो ये सिर्फ नॉर्मल प्रोफाइल है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाकर आप बड़े बड़े फाइल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए अप्लीकेंट है और कोअप्लीकेंट का कोई इनकम नहीं है और उनका लोन अमाउंट थोड़ा कम बैठ रहा है, तो हम लोन अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो देख लीजिए। ITI में P&L अकाउंट होता है। क्या आता है, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में यहाँ पे बाय सेल्स लिखा होता है, यहाँ पे टू परचेस, टू डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे डेप्रिशिएशन है मान लीजिए कि 1 लाख रुपया, और बाय सेल से समझो 50 लाख रुपया, XYZ, इससे कोई मायने नहीं रखता। तो हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेट हमने किया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ले लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई लोन ले रखा है, उससे हाउसिंग लोन वगैरह ले के रखा है, उस पर वो इंटरेस्ट भर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ले लेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन, ठीक है। ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल कर देंगे यहाँ पर। प्लस अगर किसी चीज़ को उसने भाड़े पे दे रखा है, रेंटल इनकम आता है, कोई प्रॉपर्टी है जो भाड़े पे देगा उसको रेंटल इनकम आ रहा है, तो क्या करेंगे, रेंटल इनकम। अब रेंट इनकम में हम पूरा 100% भी ले सकते हैं और 60-70% जो भी आएगा यहाँ पे ले लेंगे। और ये सबको टोटल करके हम क्या करेंगे,
FIR देंगे और फिर उसका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, शॉर्ट टर्म वीडियो में पूरी डिटेल में बताना, काफ़ी कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मुंबई में है तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, इस बिज़नेस को सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ आपको थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है और आप ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। और आपने इसको एक बार ग्रोथ कर दिया तो आपका काफ़ी अच्छा अर्निंग होने लगेगा। और आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे कि हम प्रोडक्ट तो सीख लिए, हमें लोन का डॉक्यूमेंट्स तो पता है, लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर ही ना हो तो इसका कोई मायने नहीं निकलता। तो हम कस्टमर कैसे अप्रोच करेंगे, कस्टमर को हम कैसे बताएंगे कि हम लोन का काम कर सकते हैं, कस्टमर हमारे पास किस तरह से आएंगे, यानी कस्टमर अप्रोच के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए।